कक्षा 10 गणित। आज हम लोग हल करेंगे प्रश्नावली 1.1 को और हम लोग का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में हम लोग बेसिक बातों को समझते हैं, इसके बाद ही हम लोग प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? हालांकि इन सब के बारे में आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा होगा 6, 7, 8 में। चलिए, तो प्राकृतिक संख्याएं इंग्लिश में बोलना रहेगा तो नेचुरल नंबर्स। इसमें कौन कौन संख्याएं सम्मिलित होती हैं? यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से आप जहाँ तक गिन पाएँ, ठीक है, ये सभी क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृत या प्राकृतिक भी लिख देगा और इंग्लिश में बोलना रहेगा तो नेचुरल नंबर्स। ये हो गया प्राकृतिक संख्याएं। पूर्ण संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं? सभी प्राकृतिक संख्याएं तो रहेंगे, इसमें केवल शून्य को सम्मिलित कर लिया जाएगा, तो ये हो गया पूर्ण संख्याएं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से आप जहाँ तक गिन पाएँ, ये हो गया पूर्ण संख्याएं। और इंग्लिश में इसे बोलना रहेगा तो होल नंबर्स बोलते हैं। और यहाँ पर पूर्णांक में कौन कौन संख्याएं सम्मिलित रहती हैं? यहाँ पर देख लीजिए, ये सभी पूर्ण संख्याएं तो इसमें सम्मिलित रह गए, ठीक है, पूर्ण संख्याएं रहेगा। साथ ही साथ जो भी धनात्मक इसमें संख्याएं हैं, इसके संगत ऋणात्मक वैल्यू भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। इसको पढ़ेंगे किस प्रकार से? यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से धनात्मक दिशा में अनंत तक, और यहाँ पे ऋणात्मक दिशा में भी ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 इस प्रकार से सभी ऋणात्मक संख्या, इस प्रकार से पढ़ेंगे इसको। यहाँ पे पूर्णांक में सभी धनात्मक संख्या और सभी ऋणात्मक संख्या, साथ में 0 को भी सम्मिलित किया जाता है ना। पूर्णांक इंग्लिश में बोलना रहेगा तो इंटीजर्स बोल देंगे। चलिए, चौथा हम लोग समझ लेते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। वे संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, जहाँ P/Q पूर्णांक है तथा जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे में हम लोग संख्याओं को लिख देते हैं P/Q के रूप में आपको लिखना है ना, अंश और हर में करके लिखना है। और इस बात का ध्यान देना है कि जो आप अंश और हर में संख्याएं लिखें वो पूर्णांक होना चाहिए, है ना। ये सभी धनात्मक संख्याएं भी हो सकता है, सभी ऋणात्मक संख्याएं हो सकता है, साथ में 0 भी हो सकता है। बस केवल हर में लिखते समय आपको ध्यान देना है कि हर आपको 0 के बराबर नहीं करना है ना। यहाँ पे 0 को छोड़कर हर में आप सभी संख्याओं को लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी संख्याएं आप लिख सकते हैं। 1/2 हो गया, आपने 3/5 लिख दिया, ठीक है। ऋणात्मक भी संख्याओं को ले सकते हैं। यहाँ पे ऋण 5/3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे चलिए 3/5 हो गया। इस प्रकार से हम लोग बहुत सारी संख्याओं को लिख सकते हैं। बस लिखते वक्त ध्यान देंगे कि यहाँ पर हम लोग को हर में 0 नहीं लिखना है। जैसे हम लोग 1/0 को हम लोग नहीं ले सकते हैं, है ना, कि यहाँ पर आपको इसके डेफिनेशन में ही बोलता है कि आपको हर में 0 नहीं लेना है। बाकी यहाँ पे 0 को छोड़कर आप कोई भी संख्या हर में लिख सकते हैं ना, सभी धनात्मक संख्याओं को भी लिख सकते हैं, सभी ऋणात्मक संख्याओं को भी, ठीक है। तो इसको नहीं सम्मिलित करेंगे, लेकिन यदि आप 0 अंश में लिख रहे हैं तो ये ठीक है, ठीक है। यदि शून्य की बात करें तो आप इसको 0/1 लिख सकते हैं। शून्य क्या होता है? एक परिमेय संख्या होता है, ठीक है। ये हो गया। आप चाहें तो आप 0/2, 5 जो इच्छा हो, इस प्रकार से आप बहुत सारी परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? यदि इसे इंग्लिश में बोला रहेगा तो इरेशनल नंबर बोल देंगे, और इसे बोल देते हैं रेशनल नंबर्स। चलिए, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में न लिख सके, है ना, इसको आप अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। चलिए, जहाँ P/Q पूर्णांक है तथा Q जो है हर वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हम बता देते हैं कौन सी संख्याएं इसमें सम्मिलित की जाएंगी। वे संख्याएं जिनका यहाँ पे वर्गमूल न निकल सके, ठीक है, करणी में संख्याएं होंगी। यहाँ पे करणी में 2 हम लिख दिया, करणी में 3 लिख दिया, करणी में 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, जो कि यहाँ पे 2 आ जाएगा, जो कि परिमेय संख्याओं में आ जाएगा, है ना। इसलिए हम लोग यहाँ पे करणी में 4 को नहीं ले सकते, करणी में 5 को आप ले लेंगे। इस प्रकार से बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। चलिए, पाई भी होता है। पाई भी क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होता है। चलिए, अपरिमेय संख्याओं को हम लोगों ने समझ लिया। अब हम समझ लेते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, रियल नंबर्स। यहाँ पे परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। बस सिंपल आपको परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को साथ में मिला देना है, इससे आपको वास्तविक संख्याएं मिल जाएंगी, ठीक है। रियल नंबर्स बोलते हैं इसको। चलिए, इसमें आप वो यहाँ पे 1/2 को भी इसमें आप साथ में ले सकते हैं, करणी में 2 को भी आप साथ में ले सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी संख्याओं को आप लिख सकते हैं, है ना। इसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित किया जाएगा। चलिए, 5 भी रहेगा तो क्या होगा? 5 एक क्या है? परिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग 5/1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप केवल चाहें तो 5 भी लिख सकते हैं। 6 हो गया, 7/8 हो गया। इस प्रकार से आप बहुत सारी वास्तविक संख्याओं को लिख सकते हैं ना। बस इस बात का आप ध्यान में रखेंगे कि वास्तविक संख्याओं में सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित किया जाता है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं उन संख्याओं को बोलेंगे जो संख्याएं केवल 1 से विभाजित हों और स्वयं से विभाजित हों, अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं हो, है ना। उन संख्याओं को बोल देते हैं अभाज्य संख्याएं, या इंग्लिश में बोलना रहेगा तो आप प्राइम नंबर्स उन्हें बोल देंगे। चलिए, इसमें जो 1 होता है, ना ही वो अभाज्य संख्याओं में सम्मिलित किया जाता है, ना ही भाज्य संख्याओं में, है ना। देखिए, भाज्य संख्याओं की बात करेंगे तो उन संख्याओं को बोलेंगे जो अपने से अलावा, मतलब 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हों, उन संख्याओं को बोल देते हैं भाज्य संख्याएं, ठीक है। चलिए, हम लोग लिखते हैं
यहाँ पे एक को न अभाज्य संख्या में और ना ही भाज्य संख्या में सम्मिलित किया जाता है। जो 2 होता है वो केवल 1 से विभाजित है और स्वयं से, तो ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। चलिए 2 हो गया। 3 हो जाएगा, यह केवल 1 से विभाजित होगा और स्वयं से। चलिए जो 4 होता है वो क्या होता है, एक भाज्य संख्या, क्योंकि 4 एक और स्वयं से तो विभाजित ही रहेगा, और उसके अलावा यदि किसी और अन्य संख्या से विभाजित हो गया तो हो जाएगा भाज्य संख्या, क्योंकि 4 जो होता है वह 1 से विभाजित है और 4 से तो विभाजित रहेगा ही, और इसके अलावा यह 2 से विभाजित है, इसलिए क्या होगा, यह भाज्य संख्या होगा। इंग्लिश में बोलना रहेगा तो आप कंपोजिट नंबर्स इन्हें बोल देंगे। चलिए 2 हो गया, 3, 4 इसमें आएगा। 5 की बात करें तो यह क्या होता है, एक अभाज्य संख्या रहेगा जो कि एक और स्वयं से विभाजित होगा। चलिए और हम कुछ संख्याओं को लिख देते हैं। 6 रहेगा, वो इसमें सम्मिलित रहेगा। 7 की बात करें तो 7 इसमें रहेगा, 8 इसमें रहेगा, और 9 की बात करेंगे तो 9 भी इसी में सम्मिलित किया जाएगा क्योंकि 3 से विभाजित है, और 10 भी, ठीक है। लेकिन 11 की बात करें तो वह एक अभाज्य संख्या होता है जो कि स्वयं से विभाजित रहेगा, ठीक है। तो ये हमने कुछ अभाज्य संख्याओं को लिख दिया और कुछ हमने यहाँ पर भाज्य संख्याओं को लिख दिया, है ना। अभाज्य संख्याएं एक से और स्वयं से विभाजित रहेंगे, और भाज्य संख्याएं एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाएगा तो उसे बोल देंगे भाज्य संख्या। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं एलसीएम, या इसे आप लसव भी बोल देंगे या लघुत्तम समापवर्त भी आप बोलते हैं, है ना। इंग्लिश में देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें कम से कम आपको 2 संख्याएं देगा, 2 से अधिक भी संख्याएं हो सकती हैं, कम से कम 2 संख्याएं रहेगा। और यहाँ पे लघुत्तम मतलब यहाँ पे सबसे छोटा, और यहाँ पे समापवर्त है, यहाँ पे समापवर्त का मतलब होता है गुणज, ठीक है, मतलब बुरा। चलिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए 2 और, चलिए हम बहुत छोटा ही एग्जाम्पल लेते हैं। 2 और 6 का हमने 2 और 6, चलिए 12 ले लेते हैं। हमने 12 और 6 को ले लिया, ठीक है। अब इन दोनों संख्याओं का यदि आपको लसा ज्ञात करना है ना, यहाँ पर केवल 2 संख्याएं 12 और 6 है, तो यहाँ पर हम लोग 12 का भी हम लोग गुणज लिखते जाएं और 6 का भी गुणज लिखते जाएं, तो जो इसमें आपको सबसे छोटा गुणज कॉमन मिलेगा वही हो जाएगा लसा, ठीक है। चलिए इसको आप इस प्रकार से लाइन खींचकर आप इस प्रकार से ज्ञात करते हैं 12 और 6, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग ज्ञात करना रहेगा तो ज्ञात कर देंगे, लेकिन इसका मतलब हम लोग समझ लेते हैं। देखिए 12 का आप क्या कर देंगे, पहले तो इसके गुणज लिखेंगे, है ना। 12 लिख देंगे, 12 फिर 24 फिर 36, इस प्रकार से हो जाएगा, है ना। गुणज जिसके बहुत सारे हो जाएंगे। अब 6 का भी आपको गुणज लिखना होगा, तो 6 का जब आप गुणज लिखेंगे तो हो जाएगा 6 फिर 12, 6 12 18, मतलब आपको सिंपल पहाड़ा लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से करेंगे, और जो सबसे छोटा गुणज आपको उभयनिष्ठ मिलेगा वही होता है लस। यहाँ पे लघुत्तम समापवर्त का मतलब हमने बताया कि इसका मतलब होता है गुणज, ठीक है। जितनी भी आपको संख्याएं दिया रहे, यहाँ पर केवल हमने 2 संख्याओं का ज्ञात किया, तो यहाँ पर इस संख्या के भी हम लोगों ने गुणज लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर इस संख्या का भी हमने गुणज लिखा, और देख लीजिए जो दोनों में मिले, है ना, सबसे छोटा, तो जो सबसे छोटा दोनों में कौन सी संख्या मिल रहा है, तो वह है 12, जो कि क्या है, दोनों में मिल रहा है ना। तो यहाँ पे इन दोनों संख्याओं की लसा की बात करेंगे, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, सबसे छोटा गुणज कौन सा मिला हमें, वो मिला 12। इस प्रकार से भी आप ज्ञात करते तभी भी आपको 12 ही प्राप्त होता। चलिए संख्या 2 से विभाजित है, 2 6 12 हो जाएगा, 2 3 6, फिर ये संख्या 2 से विभाजित है, 2 3 6, और यहाँ पे 3 को इसी प्रकार से लिख देंगे और फिर 3 से विभाजित कर देंगे, ठीक है। तो यही हो जाएगा इनका गुणनफल। यहाँ पे लिखते हैं LCM, किसका हमने ज्ञात किया, 12, 6 का, तो आपको यही गुणनखंड मिला, 2 गुणते 2 गुणते 3, 2 दूना 4, 4 3 12, ठीक है। यहाँ पे 12 और 6 का लौसा क्या हो जाएगा, 12 ही हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से कोई भी आपको संख्या देगा, 2 संख्याएं देगा, तो दो संख्याओं का ज्ञात करेंगे। 3 संख्याएं साथ में रहती तो हम लोग तीनों संख्याओं को लिखकर उनका भी लौसा ज्ञात कर लेते हैं ना। बस इसका हमने केवल आपको मतलब बता दिया कि यहाँ पर होता है, यहाँ पे लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, और गुणज का मतलब जितनी भी आपको संख्याएं दे देता है। यदि 3 संख्याएं दिया रहता तो हम लोग तीनों संख्याओं में मिलाते हैं ना। गुणज जो सबसे पहला गुणज मिलता है ना, जो सबसे छोटा गुणज रहता वही हो जाता है लघुत्तम समापवर्त। चलिए ठीक है, अब हम लोग HCF समझ लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका इंग्लिश में बोलना रहेगा तो इसका मतलब विस्तृत रूप में यही होता है, फुल फॉर्म। यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, है ना। आप इसको इस तरह से मस भी बोलते हैं या महत्तम समापवर्तक बोलते हैं ना। इसका मतलब होता है गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड। चलिए यहाँ पर हम लोग कोई संख्या ले लेते हैं। चलिए इन्हीं दोनों संख्याओं को हम लोग ले लेते हैं, 12 और 6। यदि इन 2 संख्याओं का हमें ज्ञात करना रहता मस या फिर महत्तम समापवर्तक या HCF बोल दीजिए, तो यहाँ पर हम लोग सिंपल दोनों संख्याओं का गुणनखंड लिखते हैं। 12 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे गुणनखंड करना रहेगा तो आप इस प्रकार से करते हैं। चलिए 12 करना रहेगा तो 2 6 12, फिर 2 6 12, फिर 2 3 6, और फिर यहाँ पे 3 एकम 3। यहाँ पे 2 गुणते आपको 3 मिला, और 6 का करना रहेगा तो 6 दूना 12, ठीक है। यहाँ पे 2 गुणते आपने 3 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे महत्तम, यहाँ पर जो भी आपको दी गई संख्या है उसके यहाँ पर महत्तम
और यहाँ पे समापवर्तक मतलब उसके गुणनखंड, अधिकतम गुणनखंड क्या आप उभयनिष्ठ ले सकते हैं। देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है ना, तो अधिकतम हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, इन्हीं दोनों को हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पे 2 इसमें है तो इसमें नहीं है, तो हम लोग इसको नहीं ले सकते। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, यहाँ पर भी मिल रहा है 2 और 3। ठीक है, तो इनके गुणनखंड को आप ले लेंगे उभयनिष्ठ, तो यही हो जाएगा HCF। लिख देते हैं यहाँ पर HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको यही मिला, सबसे अधिकतम गुणनखंड। इन दोनों संख्याओं का हमने अभाज्य गुणनखंड किया, तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अधिकतम हम लोग गुणनखंड कौन कौन से उभयनिष्ठ ले सकते हैं, वो 2 है और 3, जो कि दोनों में सम्मिलित रहेगा। यदि 3 संख्याएं रहती तो हम लोग तीनों में चेक करते हैं, तीनों में जो संख्याएं उभयनिष्ठ रहती वही हो जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यदि मान लेते हैं कोई भी गुणनखंड दोनों में उभयनिष्ठ नहीं होता है, तो होता है एक को हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर हम लिख दिया 12,6 का आपको यही मिला HCF या मसा कह लीजिए। 2 गुणते 3 गुणा कर देंगे तो 6। और इसका देखिए सिंपल मतलब यही होता है ना, यहाँ पर जो मसा आपको ज्ञात होता है ये होता है एक सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, है ना। जो 12 और 6 है, यहाँ पर 6 है जो सबसे बड़ी संख्या है, जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर देगा, तो यही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर मसा भी कह लीजिए। लसा की बात करें तो वह छोटी से छोटी इसमें संख्या रहती है जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो 12 है, ये यहाँ पे ये जो 12 हम लोगों ने यहाँ पे लसा ज्ञात किया हुआ है, ये 12 से विभाजित हो जाएगा और 6 से भी। यह सबसे छोटी से छोटी संख्या है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोगों ने बेसिक बातों को समझ लिया। अब आ जाते हैं हम लोग प्रश्नावली के प्रश्नों पे। प्रश्नावली में पहला प्रश्न दे दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सिंपल, आपको जो भी संख्याएं दे दी गई इनका आपको अभाज्य गुणनखंड कर देना है। ठीक है, और इसके गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त कर देना है। चलिए तो हम लोग सिंपल 140 को हम लोग अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं 140 और इसको इस प्रकार से आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। हमने अभाज्य संख्याओं को आपको बताया हुआ है। ठीक है, अभाज्य संख्याएं यही होती हैं। 2 से ट्राई कीजिए पहले। यदि इकाई स्थान 0, 2, 4, 6, 8 रहता है तो वो 2 से संख्या विभाजित रहता है, और यदि सभी अंकों का योगफल 3 से विभाजित है तो वो संख्या 3 से विभाजित रहता है। 5 के लिए इकाई अंक पे 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, इसी प्रकार से नियम रहता है। यहाँ पे हम लोग विभाजित करके चेक करते हैं। चलिए तो यहाँ पर 140 है, इकाई अंक 2, 4, 6, 8 रहता है, तो ये संख्या 2 से विभाजित है। 2 से हम लोग भाग देते हैं तो यहाँ पे 2 7 14, ये 70 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो ये 35 हो जाएगा। ठीक है, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 1 बचा हुआ है, यहाँ पे 0, 2 5 10। ठीक है, अब ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है, ये संख्या अब 2 से विभाजित नहीं है, फिर 3 से भी नहीं विभाजित है, और ये संख्या सीधा 5 से विभाजित है। 5 7 35। ठीक है, फिर ये संख्या 7 से विभाजित है। ये सभी अभाज्य संख्याएँ हैं। चलिए तो इसको हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पे 2 गुणते 2 के यहाँ पे 2 गुणनखंड है, और यहाँ पर 5 का एक ही और 7 का यहाँ पर एक ही। अभी यहाँ पर इन सभी अभाज्य गुणनखंडों का आप गुणा कर देंगे तो फिर पुनः आपको 140 वापस मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 के 2 गुणनखंड है, तो यहाँ पर 2 गुणते 2, यहाँ पे इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मतलब 2 गुणते 2 रहेगा। यहाँ पे आधार समान है तो इसको आप 2 पर घात 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसके 2 गुणनखंड उपलब्ध हैं। चलिए तो चाहें तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 के 2 घात, क्योंकि इसके 2 गुणनखंड थे, और यहाँ पे 5 गुणते यहाँ पे 7, इस प्रकार से हो गया। 140 को हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमने लिख दिया। ठीक है, ये पहला प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग सेकंड पे। सेकंड में आपको संख्या दे दिया गया 156 है। चलिए इसको भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ये संख्या 2 से विभाजित है, 2 7 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे 15 में से 14 घटाएंगे तो 1 बचा, 1 और 6 16, 2 8 16। अभी ये संख्या 2 से विभाजित है, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 7 में से 6 घटाएंगे 1 बचेगा, 1 और 8 18, 2 9 18। ठीक है, ये हो गया। अब ये संख्या 3 से विभाजित है, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। फिर ये संख्या आप डायरेक्ट 13 से विभाजित है। चलिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमने लिख दिया। यहाँ पे देख लीजिए 2 के 2 गुणनखंड है, तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, 2 पर 2 घात। ठीक है, यहाँ पे 2 के यदि 3 गुणनखंड रहते हैं तो 2 पर हम लोग 3 घात लिख देते हैं। चलिए, और यहाँ पे 3 का केवल एक ही गुणनखंड है तो सिंपल हमने इसको 3 लिख दिया, और 13 का भी एक गुणनखंड है तो इसको हमने सिंपल यहाँ पे 13 लिख दिया। यहाँ पे 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमने लिख दिया। ठीक है, 2 पर घात 2 गुणते 3 गुणते 13 आपको प्राप्त हुआ। चलिए आ जाते हैं हम थर्ड प्रश्न पे। थर्ड में आपको दे दिया गया है ना 3800 आपको 25, यही आपको संख्या दिया हुआ है। चलिए अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो ये संख्या देख रहे हैं 2, मतलब इकाई अंक 2 4 6 8 इस प्रकार से नहीं, ये 2 से नहीं विभाजित है। 3 से विभाजित करने के लिए हम लोग को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, सभी अंकों को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 हो गया,
8 2 10 5 15, मतलब ये संख्या 3 से विभाजित है। ठीक है, चलिए हम लोग 3 से इसे विभाजित कर लेते हैं। 3 8 2 5, 3 से विभाजित करते हैं। 3 एकम 3, यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा। 8 में से 6 घटा देंगे 2 और 2 22। ठीक है, तो 3 7 21 हो जाएगा। 3 7 21, तो 22 में से 21 घटा देंगे। 1 और 5 15, 3 5 15, 3 से विभाजित है। अब यहाँ पे देख लेते हैं 7 5 12। ठीक है, फिर ये संख्या 3 से विभाजित है। यहाँ पे 3 चौका 12, फिर यहाँ पे 3 दूना 6, यहाँ पे 7 में से 6 घटा देंगे। 1 और 5 15, 3 5 15, फिर यहाँ पे देख लेते हैं। और यहाँ पे 5 और 9 10 11, अब नहीं विभाजित है। अब ये डायरेक्ट संख्या 5 से विभाजित है, तो यहाँ पे 5 8 40 हो जाएगा। और 42 में से 40 घटा देंगे। 2 और 5 25, 5 5 25। ठीक है, अभी संख्या 5 से विभाजित है। 5 एकम 5 हो जाएगा, और 5 मतलब 8 में से 5 घटा देंगे, 3 बचेगा। 3 और 5 35, 5 7 35 हो जाएगा। अब ये डायरेक्ट संख्या 17 से विभाजित है। 17 भी एक अभाज्य संख्या होता है। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पे 3 के 2 गुणनखंड है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 3 पर घात है 2। यहाँ पर 5 के भी 2 गुणनखंड है, तो 5 पर घात है हम लोग लिख देते हैं 2। और 17 केवल एक गुणनखंड है, तो हमने लिख दिया गुणते यहाँ पे 17। ठीक है, यहाँ पे 3825 को हमने अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमने लिख दिया। आ जाते हम लोग चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न आपको दिया हुआ है 5000 आपको दे दिया गया है 5। ये संख्या इकाई अंक देख रहे हैं 5 है। ये संख्या 5 से विभाजित है ना, ये 2 से 3 से और 5 से विभाजित नहीं है, मतलब 5 से विभाजित है, 2 और 3 से विभाजित नहीं है। 00 है, 5 से विभाजित कर देंगे। 5 एकम 5, फिर 00, फिर 5 एकम 5। अब जो 1001 है ये डायरेक्ट 7 से विभाजित है। 5 के बाद ये 7 से, यहाँ पे 7 दूना 14 अधिक हो जाएगा। 7 एकम 7, यहाँ पे 10 में 7 घटा देंगे, 3 बचेगा। 3 और 0 30 हो गया। 7 चौक 28, 7 5 7 चौक 28 है ना, 4 बार में 28 हो जाएगा। 30 में से 28 घटा देंगे, 2 बचेगा और 2 और 21, तो यहाँ पे 7 3 21 हो गया। ठीक है, अब ये संख्या 11 से विभाजित है और 13 से। 11 से भाग देंगे, तो यहाँ पे 11 कम 11, 14 में से आप 11 घटा देंगे, तो 3 बचेगा। 3 और 3 मतलब 3 और 3 33 हो गया, तो 11 3 33 हो गया। अब ये डायरेक्ट संख्या 13 से विभाजित है। 13 कम 13, तो यहाँ पे सबके गुणनखंड एक ही बार है। 5 गुणते 7 गुणते 11 गुणते 13 हो गया है ना। यहाँ पर जो भी आपको हमें संख्या दी गया था उसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हमने गुणनफल के रूप में लिख दिया। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कर दिया पहले और फिर उसके गुणनखंडों के रूप में लिख दिया। अभी हम लोग इन संख्याओं का गुणा कर देंगे ना, 5 7 11 13 का, तो फिर हमें 5005 वापस मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे 5वें प्रश्न में आ जाते हैं। 5वें में हमें दे दिया गया था संख्याएं, दिया हुआ है 7 4 2 9, 7429 है। अभी संख्या 2 से विभाजित नहीं है, 3 से देखते हैं। यहाँ पे 3 से भी ये संख्या विभाजित नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से आप ट्राई करेंगे ना, तो यहाँ पे 2 3 4 और 5 से भी संख्या विभाजित नहीं है। 7 से फिर 11, यहाँ पे फिर आगे अभाज्य संख्या आपको मिलेगा 13। 13 के बाद आपको मिलेगा 17। ठीक है, 17 के बाद आपको मिलेगा 19। ठीक है, और फिर उसके आगे आपको अभाज्य संख्या मिलता है 23, है ना। इसी प्रकार से आपको अभाज्य संख्या मिलेगी। अब ये संख्या डायरेक्ट आपको 17 से विभाजित है। ठीक है, 17 से हम लोग भाग देते हैं। 17 5 85, 5 बार में अधिक हो जाएगा। 17 चौक 68, 4 बार भाग चला जाएगा। 74 में से जब आप 68 को घटाएंगे ना, तो आपको मिलेगा 6 और 2 62। ठीक है, 62 मिलेगा। यहाँ पर 6 बचा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 62। ठीक है, 17 3 51, क्योंकि 4 बार में अधिक हो जाएगा, 68 हो जाएगा, तो यहाँ पे 17 3 51। ठीक है, चलिए 51 घटाते हैं, तो यहाँ पर आपको बचा 1 1 9 19 बचा। फिर आपको ये जाएगा 7 बार में। ठीक है, 17 7 119 हो जाएगा। 17 7 119 हो गया। ठीक है, अब ये डायरेक्ट 19 से जाएगा। 19 दूना 2 बार में जाएगा, 19 दूना 38 हो जाएगा। जब आप यहाँ पे 43 में से आप 38 घटा देंगे ना, तो यहाँ पर 5 बचेगा। 5 और 7 57। ठीक है, और यहाँ पर आपको मिलेगा 19 3 57 होता है। फिर ये डायरेक्ट संख्या फिर 23 से विभाजित है। 23 से कम 23। ठीक है, ये रफ कार्य था। चलिए इसका यही आपको अभाज्य गुणनखंड मिले, जो कि मिला 17 गुणते 19 और यहाँ पे गुणते 23 है। प्रश्न नंबर 2 दे दिया गया, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए
तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणते LCM है। ठीक है, हमें जो भी संख्याएं दो दी गई हैं, इन दोनों संख्याओं का पहले तो HCF LCM ज्ञात करना है और फिर हमें यहाँ पर जांच करना है। ठीक है, बताना है कि यहाँ पे दो संख्याओं का, यह हमेशा सत्य होता है, दो संख्याओं का जो भी आपको दी गई संख्या है, इन दोनों का जब भी आप गुणनफल करेंगे तो यहाँ पे लसा और मसा के गुणनफल के आपको बराबर प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए हम लोग 26 और 91 का ज्ञात करते हैं। चलिए तो हम लोग इन दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पे 26 का हो जाएगा 13 दूना 26, यहाँ पे 2 गुणते 13 हो गया। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड हमने कर लिया। 91 का कर देते हैं, 13 7 91। ठीक है, तो 7 गुणते यहाँ पर 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों संख्याओं के जब हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया ना, तो यहाँ पे जो 13 है, ये यहाँ पे ये गुणनखंड दोनों में प्राप्त हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही है। ठीक है, सबसे बड़ा गुणनखंड हम लोग यही उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं HCF किसका, 26 कामा यहाँ पे 91 है ना, 26 91 का हमें प्राप्त हुआ 13। चलिए हो गया, और LCM यहीं से प्राप्त हो जाएगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल 26 91 का। इसमें क्या करना रहेगा, आपको सभी गुणनखंडों को ले लेना है। ठीक है, यदि घातों के रूप में रहता तो सबसे बड़ी घात को हम लोग पहले ले लेते हैं, उभयनिष्ठ। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए 2 के भी, इसमें हमें सभी गुणनखंडों को लेना पड़ेगा। यहाँ पे 2 हो गया तो हमने इसको 2 ले लिया, क्योंकि इसमें नहीं था, 2 को भी हमने ले लिया। और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 7 को। ठीक है, 7 को भी हमने ले लिया। और यहाँ पे 13 चूँकि दोनों में है ना, दोनों में है, तो इसको हम लोग केवल एक ही बार लेंगे, है ना। यदि इस पर 2 घात रहता, 13 पर 2 घात रहता है ना, तो उसको हम लोग 13 पर घात 2 ले लेते हैं और उसमें यह वाला 13 ऑटोमेटिक सम्मिलित हो जाता। तो यहाँ पे देख लेते हैं 13 के एक एक गुणनखंड है, लेकिन दोनों में है, तो हम लोग केवल एक इसमें से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए गुणा कर देते हैं। 13 दूना 26 हो जाएगा और 7 का गुणा करना बाकी रहेगा। 13 दूना 26 हो गया, 7 गुणा कर देते हैं। 7 छक 42 को 2 हासिल 4 लगा, 7 दूना 14, 14 में फिर आपको 4 हासिल जोड़ना है। ठीक है, 14 में 4 जोड़ देंगे 18, 182 आपको मिलेगा। 182 यहाँ पे जो भी आपको दो संख्याएं दी गया था उसका हमने HCF ज्ञात किया, है ना, तो यह आपको ज्ञात हो गया मस 13 और लस ये आपको ज्ञात हो गया 182। और सिंपल हम लोग को क्या ज्ञात जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और लस और मस का गुणनफल देखते हैं बराबर आ रहा है कि नहीं। और चलिए हम लोग जांच कर लेते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब आपको 26 है और 91 का आपको गुणनफल करना है। चलिए गुणा कर लीजिए। दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको मिलेगा 2366। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। और HCF और LCM का भी हम लोग गुणा कर देते हैं। HCF गुणते LCM इन्हीं दोनों संख्याओं का है। चलिए बराबर करके लिखते हैं। HCF गुणते यहाँ पे LCM है। चलिए यहाँ पर HCF मिला था 13 और LCM आपको मिला था 182। जब आप इसका 13 का गुणा कर देंगे ना 182 में, तभी भी आपको गुणनफल यही प्राप्त होगा, 2 3 6 6। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है, आप देखेंगे ना कि जितने यहाँ पर जो भी गुणनखंड है वो सभी गुणनखंड आपको यहाँ पर भी उपलब्ध रहेंगे। इसी कारण होता है HCF गुणते LCM दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है ना। देखिए हम बताते हैं किस प्रकार से। देखिए दोनों संख्याओं का जो गुणनफल था, यहाँ पे गुणनफल की बात करेंगे तो गुणनफल में कितने गुणनखंड आए, है ना। देखिए 26 का गुणनखंड करने पर आपको 2 गुणते 13 मिला था। ठीक है, और 91 का गुणनखंड करने पर आपको यही प्राप्त हुआ था 7 गुणते 13, है ना। तो यही है, यदि आप इसको हम लोग यदि गुणनखंड के रूप में करके लिखते हैं तो यहाँ पे 2 गुणते 7 गुणते 13 पर घात कितना, 2 घात तो आपको प्राप्त होता, क्योंकि यहाँ पर 2 गुणनखंड हो जाता। और देखिए यहाँ पर HCF और LCM में देखिए, यहाँ पर जब HCF और LCM का गुणा कर देंगे तो एक 2 मिलता, एक आपको 7 मिलता। चूँकि यहाँ पे इन दोनों को आप साथ में गुणा कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक 13 गुणनखंड है और एक इसका भी गुणा कर देते हैं ना, तो 13 पर भी घात आपको 2 प्राप्त होता। इसीलिए यहाँ पर कोई भी 2 संख्या रहेगा, उनका जो भी गुणनफल रहेगा यह केवल 2 संख्याओं के लिए है ना। 3 संख्याएँ रहेंगी तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, केवल जब भी 2 धनात्मक पूर्णांक रहेंगे तो यदि आप उन दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे, ठीक है, तो जो भी आपको गुणनफल प्राप्त होगा और उनके HCF और LCM का गुणा करेंगे तभी भी आपको दोनों प्रकार से गुणनफल आपको सेम ही प्राप्त होगा। चलिए तो यहाँ पर हमने जांच करके भी दिखाया आपको, 2 संख्याओं का गुणनफल जो था
वही यस उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर आपको प्राप्त हुआ। चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकेंड वाले प्रश्न पे। सेकेंड में आपको दो संख्याएं दे दी गया, 510 है और 92 है। ठीक है, तो इसका हम लोग को अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यहाँ पे 510 है, ये संख्या 2 से विभाजित है, 2 दूना 4 और यहाँ पर बचेगा 1। ठीक है, क्योंकि 5 में से 4 घटाएंगे, 1 और 1 11, 2 5 10, फिर 1 और 0। ठीक है, 10 हो जाएगा, 2 5 10। अब ये संख्या 3 से विभाजित है और 3 8 24, 3 8 24 हो जाएगा। यहाँ पर बचा 1 और 5 15, 3 5 15। यहाँ पे अब इस संख्या 5 से विभाजित है ना, 5 5 एकम 5 और यहाँ पर 8 में से 5 घटा देंगे, 3 और 5 35, 5 7 35। चलिए अब ये संख्या 17 से विभाजित है, 17 एकम 17 और यहाँ पे 92 का भी कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 से, 2 चौको 8, 1 और 2 12, 2 6 12, फिर संख्या 2 से, 2 दूना 4, 2 3 6। अब ये संख्या डायरेक्ट 23 से विभाजित है, 23 से कम 23। चलिए अब हम लोग डायरेक्ट इसका, चलिए एक बार यहाँ पर नोट भी कर देते हैं। 510 का हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया, तो आपको 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते आपको 17 प्राप्त हुआ। और यहाँ पे 92 का किया अभाज्य गुणनखंड, तो 2 गुणते 2, 2 के 2 गुणनखंड आपको प्राप्त हुए और एक आपको 23 प्राप्त हुआ। तो हम लोग यहाँ पे HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या मसा कह लीजिए, यहाँ पर लिखते हैं किन किन संख्याओं को हमने ज्ञात किया। 510 कामा यहाँ पे 92। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड में अधिकतम आप क्या उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है और कोई भी संख्या यहाँ पे उभयनिष्ठ नहीं है। 2 इसमें है तो इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें 3 है तो इसमें नहीं है, बाकी इसी प्रकार से है ना। केवल एक ही 2 है जो यहाँ पे दोनों संख्याओं के गुणनखंड में उभयनिष्ठ हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं को वो बड़ी से बड़ी संख्या कह लीजिए। इन दोनों संख्याओं को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 2 ही रहेगा, है ना। HCF आपको यहाँ पर 2 प्राप्त हुआ। चलिए हो गया। एलसीएम भी ज्ञात कर लेते हैं। एलसीएम 510 कामा 92 का, यहाँ पर सभी गुणनखंडों को होना चाहिए। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे जो 2 के गुणनखंड है, जैसे देखिए यहाँ पर अधिकतम से शुरुआत कीजिए। यहाँ पे अधिकतम, यहाँ पे 2 गुणते 2 है ना, 2 गुणते 2 आपने ले लिया, तो यह 2 जो गुणनखंड है ये इसमें सम्मिलित हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 गुणते 2 हमने ले लिया। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर एक 3 को ले लीजिए और एक यहाँ पर 5 बच रहा है, 5 को भी ले लीजिए और यहाँ पे 17 है, 17 को भी आपको साथ में लेना पड़ेगा और गुणते आपको 23 को भी साथ में लेना पड़ेगा। इन सब का आप जब साथ में गुणा कर देंगे ना, तो आपको गुणनफल आपको प्राप्त होगा 23, 46 और 0। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 23,460 आपको प्राप्त होगा। यही आपको एलसीएम प्राप्त हुआ, लसा प्राप्त हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जांच कर लेते हैं। ठीक है, लिख देते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल जो कि है 510 गुणते 92, गुणा करेंगे तो गुणनफल आपको प्राप्त हो जाएगा 46,920। यही आपको प्राप्त होगा। दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको यहीं प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कर देना है हमें। HCF गुणते एलसीएम गुणा कर रहे हैं तो हमें HCF 2 मिला था, एलसीएम आपको यही मिला था 23,460। इसमें आप 2 से गुणा कर देंगे तो आपको यही संख्या प्राप्त होगा। यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 छक्का 12 को 2 1 हासिल, 2 चौका 8, एक यहाँ पे हासिल जोड़ देंगे 9, 2 3 6, 2 दूना 4। ठीक है, ये आपको सेम प्राप्त होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल और HCF जो वो 2 संख्याएं रहेंगी उनका लसा और मसा गुणनफल भी आपको सेम ही प्राप्त होगा। यहाँ पर भी जांच करके हमने दिखाया। आ जाते हैं थर्ड प्रश्न पे। इसमें जो 2 संख्याएं दे दी गई है ना, 336 है और एक 54 है। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसका पहले अभाज्य गुणनखंड ही कर देते हैं। यहाँ पे 3 3 6 है। ठीक है, ये संख्या 2 से विभाजित है,
यहाँ पे 2 एकम 2, 2 छक्का 12 हो जाएगा, 1 और 6 16, 2 8 16, फिर संख्या 2 से विभाजित है, 2 8 16, 2 चौका 8, फिर संख्या 2 से विभाजित है, यहाँ पे 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर इस संख्या 2 से विभाजित है, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 7 21, फिर ये संख्या 7 से विभाजित है। चलिए 54 का भी अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। ये संख्या 2 से विभाजित है, 2 दूना 4, यहाँ पे 1 और 4 14, 2 7 14, ये संख्या 3 से विभाजित है, 3 9 27, फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 एकम 3। चलिए लिख देते हैं, 3 3 6 का हमने इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड यहीं आपको प्राप्त हुआ। यहाँ पर 2 के आपको 4 गुणनखंड मिल रहे हैं, 2 गुणते 2 गुणते 2, 4 गुणनखंड, और यहाँ पे 3 एक गुणनखंड है और एक गुणनखंड 7 है। चलिए 54 का भी नोट कर देते हैं, यहाँ पे 2 है और 3 के यहाँ पर 3 गुणनखंड आपको प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे HCF की हम लोग बात करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ पे 336 कामा हम लोग 54 का ज्ञात करें, है ना। तो देख लीजिए यहाँ पे 2 इसमें है, इसमें भी है ना, तो 2 को हम लोग एक गुणनखंड उभयनिष्ठ ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इतने मतलब 2 के और भी गुणनखंड है लेकिन इसमें नहीं है, तो हम लोग नहीं ले सकते, लेकिन हम लोग तो एक 3 को ले सकते हैं। देखिए एक 3 इसमें भी है, एक 3 इसमें भी है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे 3 के जो 2 गुणनखंड है, तो इसमें यहाँ पे 3 के और गुणनखंड नहीं है, 7 इसमें तो इसमें नहीं है, तो हम लोग इसको नहीं ले सकते। एक हम लोग यहाँ पे 3 को ले सकते हैं, ठीक है, एक 2 को और एक 3 को, तो यहाँ पे इन दोनों गुणा कर देंगे, 3 दूना 6। यहाँ पे HCF आपको ज्ञात हुआ इन दोनों संख्याओं का 6। HCF हमने ज्ञात कर दिया, LCM ज्ञात कर देते हैं। लिस्ट कॉमन मल्टीपल 3 3 6 और यहाँ पे 5 4। यहाँ पर सबसे अधिक अभाज्य गुणनखंडों को नोट करिए। यहाँ पर देखिए 2 के कुल यहाँ पे 4 गुणनखंड है, तो यहाँ पे इन गुणनखंडों को आप लेंगे तो यह जो 2 गुणनखंड है इसमें ऑटोमेटिक सम्मिलित हो जाएगा, है ना। यहाँ पे सभी गुणनखंडों को आप लेंगे, यहाँ पे 2 गुणते इस प्रकार से हमने 2 लिख दिया। अब चलिए यहाँ पे 2 को हमने ले लिया, अब यहाँ पर फिर 3 के 3 गुणनखंड अधिकतम हम लोग ले रहे हैं, तो यहाँ पे 3 गुणते 3 हमने ले लिया, क्योंकि यहाँ पे न्यूनतम था, यहाँ पे अधिकतम था, अधिकतम को ही हमने ले लिया, तो यहाँ पे 3 इसमें सम्मिलित हो गया और बचा कौन, एक 7 बचा हुआ है। ठीक है, अब इनका सिंपल आपको गुणा कर देना है ना। यहाँ पे 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, ठीक है, ये हो जाएगा 16। 2 का भी हमने गुणा कर दिया, 3 3 9, यहाँ पे 9 3 27 और यहाँ पे 7 का गुणा करना है। ठीक है, चलिए इन सब का आप गुणा कर देंगे तो आपको यही प्राप्त हो जाएगा, 3024 आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लॉसम अस हमने ज्ञात कर दिया। अब हम लोग जांच कर लेते हैं, लिखते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल जो कि हो जाएगा, दोनों संख्याएं आपको यहीं दे देगा, 336 गुणते 54। चलिए गुणा कर लीजिए, इसका गुणा कर देंगे तो आपको मिलेगा 18,144 आपको प्राप्त होगा। चलिए गुणा कर लीजिएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल कर दिया हमने, HCF और LCM का गुणा कर देते हैं। HCF गुणते यहाँ पे LCM, जो कि आपको ज्ञात हुआ था, HCF 6 ज्ञात हुआ था और यहाँ पे 3024 आपको LCM मिला था। चलिए 6 चौका 24 को 4 हासिल 2 लगा, 6 दूना, यहाँ पे 6 दूना 12 और 2 हासिल है 12 13 14, क्योंकि यहाँ पे शून्य है, शून्य के कारण हम लोगों ने सबको नोट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे 3 6 18। ठीक है, देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, वही जो दोनों संख्याओं का लस और मस है, उनके गुणनफल के यहाँ पर बराबर आपको प्राप्त हो रहा है, जो कि है 18,144। प्रश्न नंबर 3 दे दिए गए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न आपको दे दिया गया, इसमें फर्स्ट है यहाँ पे 12 15 और 21, इसका पहले हमें क्या कर देना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, फिर इनका हमें HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात कर देना है और LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात कर देना है ना। चलिए हम लोग यहाँ पे पहले वाले प्रश्न को हल करते हैं। यही तीनों संख्याएं दी हुई हैं, हम सबका बारी बारी से अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, है ना। चलिए यहाँ पर 12 कर देते हैं, यहाँ पे 2 दूना 4, 4 3 12, है ना। इसका यदि आप इस प्रकार से चाहें तो अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। जैसे 12 करेंगे तो पहली अभाज्य संख्या की बात करेंगे, 2 से ट्राई करेंगे, फिर 3 से, फिर 3 के बाद आप 5 से 7 से, यही सब होती हैं अभाज्य संख्याएं। चलिए तो यहाँ पर यदि आप 2 से भाग देंगे, 2 6 12 हो जाएगा, फिर 2 3 6, फिर आप देंगे एक बार 3 से, 3 एकम 3 हो जाएगा,
तो यही आपको अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ। यहाँ पे 2 गुणते 2 गुणते 3 हमें प्राप्त हुआ। अभी इन्हीं तीनों गुणनखंडों का यदि हम लोग गुणा कर देंगे तो पुनः हमें 12 वापस मिल जाएगा, है ना। अब लेकिन ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। यहाँ पे 2 गुणते 2 हो गया और यहाँ पे एक 3 गुणनखंड हमें प्राप्त हुआ, है ना। 2 गुणते 2 गुणते 3, ठीक है। 2 दूना 4, 3 12 हो जाएगा। चलिए 15 का हम लोग कर लेते हैं। 15 का 3 5 15 होगा, तो यहाँ पे 3 और 5 ये हो गया, ये 5 है, 3 5 15, ये अभाज्य संख्याएँ हैं। और यहाँ पर यदि हम लोग 21 की बात करें तो 3 7 21, यहाँ पे 3 गुणते 7 हो जाएगा। चलिए अब यदि हम लोग HCF की बात करें, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ पर हम लोगों ने तीनों संख्याएं दे दी गई थी, तीनों संख्याओं का हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड किया। अब देख लेते हैं कौन सा अधिकतम हम लोग क्या गुणनखंड तीनों में उभयनिष्ठ ले सकते हैं ना। अधिकतम क्या है जो तीनों में, यदि तीनों में मान लेते हैं कुछ भी नहीं मिलेगा तो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं ना कि जो भी गुणनखंड हमने किया हुआ है तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है ना। यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ये जो भी 3 संख्याएं दे दी गई हैं, इन तीनों संख्याओं का जब हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया तो सबसे अधिकतम हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा गुणनखंड क्या उभयनिष्ठ ले सकते हैं, वो केवल यहाँ पर 3 है ना। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे ये 12 15 और आपको 21 का क्या प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। चलिए हम लोग ये LCM लिख देते हैं, LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ये भी हम लोग ज्ञात करें 12 15 और 21 का। चलिए इसको हम लोग किस प्रकार से करते हैं, जो भी यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड आप लिखे हुए हैं अधिकतम से नोट करते हुए आप आइए, है ना। सभी गुणनखंड इसमें होने चाहिए। चलिए हम बताते हैं किस प्रकार से होगा। यहाँ पे 2 गुणते 2 है तो यहाँ पर आपने सिंपल लिख दिया 2 गुणते 2, ठीक है। इसको आपने ले लिया। अब यहाँ पर देखिए 3 केवल सब में एक ही है ना। यहाँ पे 1 3 ले लेंगे तो यहाँ पे सभी 3 आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 1 3 लेंगे तो यह तीनों 3 आ जाएंगे, तो यहाँ पर हमने 3 1 नोट कर लिया। अब कौन बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है, तो 5 को हमने ले लिया। और क्या बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है, तो हमने यहाँ पर 7 को ले लिया, ठीक है। अब इन सब का आपको आपस में गुणा कर देना है। तो यहाँ पर 5 और 2 का जब आप गुणा कर देंगे ना तो 5 और 2 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 3 दूना 6 और 6 7 42 यही बचा हुआ था। यहाँ पे 5 में 2 का गुणा कर देंगे 10 हो जाएगा। यहाँ पे 3 दूना 6 6 7 42 और 42 में यदि आप 10 का गुणा कर देंगे तो 420 प्राप्त होगा, है ना। तीनों संख्याओं का HCF हमें 3 प्राप्त हुआ और LCM 420 प्राप्त हुआ। चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकेंड वाले प्रश्न पे। सेकेंड वाले प्रश्न में आपको दिया हुआ है ना 17 दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है और 29 है। चलिए यहाँ पर नोट कर देते हैं एक बार। 17 है, 23 है और 29 है। देखिए इन तीनों संख्याओं की बात करें ना, तीनों अभाज्य ही संख्याएं आपको दे देगा है। इसका आपको अभाज्य गुणनखंड नहीं करना है। ये तीनों अभाज्य संख्याएं होती हैं, है ना। ये केवल स्वयं से विभाजित हैं और एक से विभाजित है ना। 17 और 23 और यहाँ पे 29। चलिए तो इसका हम लोग HCF ज्ञात करते हैं डायरेक्ट। 17 23 और यहाँ पे 29, इन तीनों संख्याओं का HCF की बात करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग सबसे अधिकतम यहाँ पे गुणनखंड हम लोग क्या उभयनिष्ठ ले सकते हैं इन तीनों में। तो यहाँ पर कुछ भी आपको उभयनिष्ठ नहीं मिलेगा। जब कोई भी आपको उभयनिष्ठ न मिले तो केवल आपको 1 लिख देना है ना, क्योंकि कोई भी संख्या रहेगा यदि उसके गुणनखंड की बात करें तो यहाँ पे जैसे मान लेते 17 ही है तो आप इसको इस प्रकार से चाहें तो आप लिख सकते हैं ना। 17 बराबर 17 गुणते आप 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे 23 है तो 23 बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 23 गुणते 1 लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे 29 बराबर 29 गुणते 1 लिख सकते हैं, है ना। यदि आपको कोई भी संख्याएं दे दिया रहे, यदि उसका HCF आप ज्ञात करेंगे, यदि कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं हो रहा है, कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं हो रहा है तो आप 1 ले लेंगे, क्योंकि एक वह संख्या रहेगा जो क्या कर देगा, कोई भी संख्या रहेगा उनको विभाजित ही कर देगा। चलिए यहाँ पर HCF हमने ज्ञात कर दिया। LCM लिख देते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM की बात करेंगे 17 23 और यहाँ पे 29 है। चलिए तो इन तीनों संख्याओं को आपको क्या कर देना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर एक बार हम लिख भी देते हैं। 17 और यहाँ पे 23 को यदि आपको लिखना रहेगा तो आप इस प्रकार से लिख देंगे, 23 गुणते 1 करके लिख दीजिएगा। यहाँ पे 29 बराबर यहाँ पे 29 गुणते 1। ये केवल समझने के लिए है ना। बाकी ये तीनों संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्याएं। चलिए इन तीनों संख्याओं को आपको गुणा कर देना पड़ेगा। 17 गुणते 23 गुणते 29। चलिए इन तीनों संख्याओं का आप गुणा कर लीजिएगा। गुणनफल आपको मिलेगा 11,339 आपको प्राप्त होगा, है ना। तीनों संख्याओं का आप गुणा कर लेंगे, यही है इन तीनों संख्याओं का LCM, लिस्ट कॉमन मल्टीपल आपको यही प्राप्त हुआ, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। चलिए
थर्ड वाले प्रश्न में आ जाते हैं। थर्ड वाले में आपको दिया हुआ है ना 8, 9 और 25 है। 8, 9 और आपको दे दिया गया है 25। चलिए तो यहाँ पर हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। 8 का करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 आपको प्राप्त होगा। 2 के इस प्रकार से 3 गुणनखंड आपको मिलेंगे। चलिए यहाँ पर 9 है तो 9 का अभाज्य गुणनखंड की बात करेंगे तो 3 गुणते 3 हो जाएगा, 3 का ही 9 हो जाएगा। 25 की बात करें तो 5 5 25 आपको प्राप्त होगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड हमने कर दिया। अब चलिए हम लोग HCF ज्ञात कर लेते हैं पहले। HCF 8, 9 और 25 इन तीनों संख्याओं में देख रहे हैं, जो भी तीनों संख्याएं हमें दे दिए गए थे इनके हम लोग गुणनखंड में देख रहे हैं ना, तो कोई भी गुणनखंड आपको उभयनिष्ठ नहीं मिल रहा है ना। उभयनिष्ठ नहीं मिल रहा है तो क्या ले लेंगे, आप चाहें तो यहाँ पे सबके गुणे में आप एक इस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना। चलिए यहाँ पर तो यह हो जाएगा HCF 8, 9, 25 का 1 हो जाएगा। ठीक है, यदि कोई भी गुणनखंड आपको उभयनिष्ठ नहीं मिल रहा है ना, अभाज्य गुणनखंड आपने किया, कोई भी गुणनखंड आपको उभयनिष्ठ नहीं मिला तो उसका क्या हो जाएगा, HCF 1 हो जाएगा। एक वह सबसे अधिकतम बड़ी से बड़ी संख्या कह सकते हैं जो यहाँ पे इन तीनों संख्याओं को विभाजित कर देगा। कोई भी संख्या रहे एक सभी संख्याओं को विभाजित करेगा ही करेगा। चलिए HCF हमने ज्ञात कर दिया, LCM ज्ञात कर लेते हैं। 8, 9 और यहाँ पे 25। चलिए तो यहाँ पर सभी गुणनखंडों को साथ में ले लीजिए। यहाँ पे 2 गुणते 2 गुणते 2, हमें सभी गुणनखंडों को आपस में गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। 3 गुणते 3 को ले लेते हैं और यहाँ पे इसको हम ले लिया। अब यहाँ 5 गुणते 5 को भी ले लेते हैं। चलिए सबका गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 1, 2 और 1 5 का गुणा कर देंगे तो आपको 10 मिल जाएगा, और फिर यहाँ पे 2 और 5 का गुणा कर देंगे तो 10 मिल जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से 10 में 10 का गुणा कर देंगे तो 100 हो जाएगा, और जो कुछ भी बचा हुआ है उसको साथ में गुणा कर लीजिए। यहाँ पे 3 3 9 और 9 यहाँ पर 2 बचा हुआ है ना, 9 दूना 18, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, और 100 का यहाँ पर बचा हुआ था, है ना, इन दोनों का 100 बचा था तो यहाँ पर हमने डबल जीरो लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर इन सबका आपस में आप गुणा कर देंगे तो आपको 1800 प्राप्त होगा। यही है 8, 9, 25 का LCM आपको 1800 मिला, और HCF 8, 9, 25 का आपको 1 प्राप्त हुआ। प्रश्न नंबर 4 दे देगा HCF 306 और 657, 9। यहाँ पे HCF आपको दे देगा इन दोनों संख्याओं का 9 दिया है। LCM दे देगा है 306 और यहाँ पे 657 ज्ञात कीजिए। आपको दे देगा है ना, जो देख रहे हैं दोनों संख्याएं आपको सेम दे देगा। यहाँ पर भी 306 है, यहाँ पर भी 306 है, यहाँ पर भी 657 है, यहाँ पर भी 657 है। मतलब यहाँ पे इन दोनों संख्याओं को आपको HCF दिया हुआ है ना कि 9 है, आपको LCM ज्ञात करना है ना। LCM इन्हीं दोनों संख्याओं का आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर यह नियम लगेगा। हमने यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 में सिद्ध करके भी देखा था कि जब भी दो संख्याएं रहेंगी दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है ना। आप चाहें तो इन दोनों संख्याओं का LCM ज्ञात करेंगे तभी भी उस प्रकार से भी हो जाएगा। बाकी हम लोग यहाँ पे इस नियम का इस्तेमाल करते हैं ना, इस नियम का यहाँ पे इस्तेमाल करना है आपको। कोई भी आपको प्रश्न दे दे जिसमें आपको हमेशा दो संख्याओं के लिए होगा, है ना, दो संख्याओं का जब भी गुणनफल करेंगे तो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें दो संख्याएं तो प्राप्त हैं और एक साथ साथ HCF ज्ञात है, हम लोग LCM डायरेक्ट इस फार्मूले से हम लोग ज्ञात कर लेंगे, है ना। इस नियम को आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ पे किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए HCF A और B, यहाँ पे संख्याएं देखेंगे हमेशा सेम होनी चाहिए। यहाँ पर देख रहे हैं ना दोनों संख्याएं सेम हैं। यहाँ पे A और B के लिए HCF AB गुणते LCM AB, मतलब इन जो भी दो संख्याएं हैं उनका HCF और LCM का गुणनफल बराबर क्या होगा, A गुणते B होता है। ठीक है, उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। जो भी दो संख्याएं हैं उनका HCF और LCM का गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पे जो भी दो संख्याएं आपको दे देगा उन दोनों के गुणनफल के बराबर रहता है ना। चलिए तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न हमें यही दिया हुआ है, दोनों संख्याओं का HCF हमें दे देगा, LCM हमें ज्ञात करना है। चलिए चूँकि हम लोग जानते हैं कि HCF और LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, लिख देते हैं। चूँकि HCF गुणते LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। चलिए HCF आपको दिया हुआ है दोनों संख्याओं का 9, तो यहाँ पर हम 9 लिख देते हैं। LCM तो आपको ज्ञात ही करना है। चलिए, और दोनों संख्याएं आपको कौन कौन सी दी हुई हैं, एक है 306 और जो दूसरी संख्या है वो 657 है। चलिए यहाँ पे ये 7 है। चलिए यहाँ पे 9 गुणा में है, बराबर को उधर 75 कर देते हैं, भागा में चल जाएगा। LCM 306 गुणते 657, यह हर में आ जाएगा 9। 9 से आपको सिंपल भाग देना है। यहाँ पर जो 306 है वह 9 से पूर्णतः विभाजित है, हम लोग विभाजित कर देते हैं। LCM
यहाँ पे 9 चौका 36 अधिक हो जाएगा, 9 तियाँ 27, 3 बार भाग चला जाएगा। यहाँ पे 30 में से 27 घटा देंगे ना, तो यहाँ पे 3 और 6 36, 9 चौका 36 गुणते 657। बस इन दोनों का सिंपल आप गुणा कर लीजिए। गुणा कर देंगे तो गुणनफल आपको मिलेगा 22 35 8, यही मिलेगा। यहाँ पे 22,300 आपको 38 प्राप्त होगा। चलिए इस प्रकार से करके लिख देते हैं। एलसीएम आपको प्राप्त हुआ है, जो दो संख्याएं थी आपको, यही दोनों संख्याएं 306 है कामा 657 है, और इनका एलसीएम हमने ज्ञात किया तो यहाँ पे 22,338 प्राप्त हुआ। चलिए इस प्रकार से चौथा प्रश्न भी हल हो गया। प्रश्न नंबर 5 दे दिया गया, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, यह हमें बताना है ना। चलिए इस प्रश्न को हम लोग समझते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्या n की बात करें ना, तो n मतलब नेचुरल नंबर। यहाँ पे कौन कौन संख्याएं आती हैं, यहाँ पे गिनती की सभी संख्याएं आती हैं, 1 से लेकर आप जहाँ तक गिन पाएँ, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4, इसी प्रकार से आप जहाँ तक गिन पाए, ये होता है नेचुरल नंबर, है ना, प्राकृतिक संख्या। और यहाँ पर आपको पूछ रहा है ना, जो 6 पर घात n है, क्या यह अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए कोई भी संख्या रहे, वह अंक 0 पर समाप्त कब होगा, जब उसका आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना, तो उसमें 1 2 और 1 5, यह गुणनखंड जब भी आपको प्राप्त होगा तो वे संख्याएं 0 पर समाप्त होंगी। चलिए हम उदाहरण के लिए बताते हैं। जैसे यहाँ पर हमने सिंपल लिख दिया 2 गुणते 5, यह 10 का अभाज्य गुणनखंड है। चलिए इस प्रकार से लिख देते हैं, 10 बराबर, यहाँ पे 2 गुणते 5 हो गया। जब इसका आप गुणा करेंगे तो गुणनफल आपको हालांकि यही मिलेगा, जो कि क्या होगा, अंक 0 पर समाप्त होगा। यदि मान लेते हैं 20 है, ठीक है, ये कोई 20 संख्या है, तो यहाँ पर यदि आप इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 गुणते 2 गुणते आपको 5 प्राप्त होगा, है ना। तो यहाँ पे 2 दूना 4, 4 5 20 आपको मिलेगा, जो कि क्या है, यह अंक 0 पर यह समाप्त हो रहा है ना। तो इसमें देख रहे हैं कि कम से कम क्या है, 1 2 है। जब इसका हम लोग अभाज्य, जो भी संख्या रहे उसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं ना, तो उसमें कम से कम 1 2 होना चाहिए और 1 5 होना चाहिए, तभी वो गुणा करके यहाँ पर जो अंक 0 है उसका निर्माण करेगा, अन्यथा यह नहीं होगा। ठीक है, यदि मान लेते हैं हम कोई और संख्या ले लें, जैसे यहाँ पर हमने सिंपल ले लिया 25 ले लिया, ठीक है, तो यदि हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड करें तो 5 गुणते 5 होगा, जो कि यहाँ पर जो देख रहे हैं कि यदि गुणनफल की बात करें तो यही आपको प्राप्त होगा, 25 ही मिलेगा, जो कि क्या है, यह अंक 0 पर नहीं समाप्त होगा, है ना। यदि केवल 2 ही ले लें हम लोग, यहाँ पे चलिए हम लोग 8 ले लेते हैं। 8 का यदि हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 गुणते 2 गुणते 2 प्राप्त होगा, जो कि यह जो 8 है ये अंक 0 पर तो समाप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, ये जो 8 है, जो इसका इकाई अंक है ना, यह 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कम से कम एक, जब भी आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना, तो यहाँ पर 1 2 मिलना चाहिए और 1 5 मिलना चाहिए, तब वो जाकर क्या होगा, अंक 0 पर वो समाप्त होगी, जो भी संख्या रहे। यदि हम लोग मान लेते हैं सिंपल 100 ही है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 25 चौका 100, मतलब यहाँ पे 2 आपको 2 के गुणनखंड मिलेंगे और 2 यहाँ पर 5 का मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 जीरो आपको प्राप्त हो रहा है ना। जब हम लोग 100 का अभाज्य गुणनखंड करके देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर 1 2 और 1 5 मिलाकर एक शून्य अंक का निर्माण कर रहे हैं, और यहाँ पर 1 2 और 1 5 मिलाकर एक दूसरे शून्य का निर्माण कर रहे हैं ना। हालांकि हमें केवल एक ही अंक की चर्चा करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो देख रहे हैं 6 पर घात n है, तो यदि हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड करें ना, फिलहाल मान लेते हैं n बराबर, आप n बराबर यहाँ पर 1 2 3, इस प्रकार से आप प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो यदि 6 के स्थान पर आप केवल 1 प्रतिस्थापित कर दें, मतलब 6 है केवल। ठीक है, यहाँ पे 6 पर घात 1 का मतलब ये हो गया कि 6 का 1 गुणनखंड। ठीक है, यदि 6 पर घात 2 है, इसका एक क्या मतलब हुआ कि 6 के 2 गुणनखंड, 6 गुणते 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यदि 6 पर घात 1 है, यदि इसका आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना, तो यहाँ पे 2 गुणते आपको 3 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी संख्या दी गई है, यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड आपने किया तो इसमें 2 तो मिल रहा है, लेकिन यदि 5 रहता तो वह शून्य अंक पर समाप्त होता, यहाँ पर समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं समाप्त हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब भी हम लोग जो भी संख्या है उसका अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, तो इसमें 2 तो मिल रहा है, लेकिन एक 5 नहीं मिल रहा है। यदि एक 5 यहाँ पर प्राप्त होता आपको ना, तो यह शून्य अंक पर समाप्त होता, लेकिन यहाँ पर केवल 2 है और 3 है, इनका गुणनफल जो है आपको यही प्राप्त हो रहा है, जो 6 है, वो यह शून्य पर समाप्त नहीं हो रहा है ना। कारण आप यहीं दे देंगे कि कोई भी संख्या रहे, यदि उसको शून्य पर समाप्त होना है, तो उसमें जो भी संख्या रहे उसका अभाज्य आप गुणनखंड करेंगे, तो उसमें 1 2 का गुणनखंड कम से कम 1 2 मिलना चाहिए, मतलब उसका अभाज्य गुणनखंड में 1 2 अंक 2 मिलना चाहिए और 1 5 मिलना चाहिए। ठीक है, तभी वो जाकर शून्य पर समाप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, यदि यहाँ पे 6 गुणते 6 की बात करें, है ना, तो यदि आप इसका गुणा कर देंगे तो आपको सिंपल 36 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर देख रहे हैं कि अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी जो 6 है, यहाँ पर जब 6 पर घात हमने 1 प्रतिस्थापित किया, जो कि नेचुरल नंबर ही है, यहाँ पर 6 पर घात 1 प्रतिस्थापित किया, तो जो इकाई अंक है
या फिर पहला अंक कह लीजिए, यहाँ पर जो अंतिम अंक है ये 6 जो कि शून्य पर समाप्त नहीं हो रहा है, और यहाँ पर 6 पर घात यदि हम लोग 2 ले रहे हैं तभी भी यह अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो रहा है। और यहाँ पर यदि अभाज्य गुणनखंड की बात करते तो यहाँ पर 2 गुणते 3 मिलता, यहाँ पर भी 2 गुणते 3 मिलता है ना। इन दोनों, इस 6 के लिए 2 गुणते 3, इस 6 के लिए 2 गुणते 3, जो कि यहाँ पर देख रहे हैं कि अंक 2 तो है इसमें, अभाज्य गुणनखंड में अंक 2 है लेकिन 5 नहीं था, इसलिए यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी संख्या है उसका गुणनफल अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो रहा है। चलिए तो यहाँ पर भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। यहाँ पर यह हो जाएगा 2 गुणते 3 आप लिख सकते हैं 6 के स्थान पे 2 गुणते 3, और इस पर हमने घात n लगा दिया। अब घातांक के नियम से क्या हो जाएगा, यह जो भी घात है यह इस गुणनखंड पर भी आएगा और इस गुणनखंड पर भी आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 पर घात n हो जाएगा और यहाँ पर 3 पर घात n हो जाएगा। यह जो कि है क्या है, यह जो संख्या थी यह फिलहाल में अब जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 है लेकिन यहाँ पे 3 मतलब 2 तो है लेकिन यहाँ पर 5 का कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए यह अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। लिख देते हैं, किसी भी संख्या को अंक शून्य पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 के घाते n गुणते यहाँ पे 5 के घाते n इस प्रकार का होना चाहिए। कोई भी संख्या रहेगा यदि उसे आप अंक शून्य पर समाप्त करना चाहते हैं तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 के घाते n गुणते 5 के घाते n प्रकार का होना चाहिए, तभी वो जाकर क्या होगा, अंक शून्य पर समाप्त होगा। देखिए यहाँ पर 2 के घाते n तो है, यहाँ पे 3 के घाते n भी है, और यहाँ पर गुणते यहाँ पे 5 के घाते n यदि सम्मिलित रहता है ना तो यह अंक शून्य पर समाप्त हो जाता। लेकिन यहाँ पर गुणते यहाँ पे 2 तो था लेकिन यहाँ पे 5 नहीं था, 5 का गुणनखंड नहीं था, इसलिए यह अंक शून्य पर समाप्त नहीं हुआ। लिख देते हैं, अतः 6 पे घाते n, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करके भी हमने दिखाया आपको, ठीक है, कि इसमें 2 गुणते 3 का ही आपको गुणनखंड प्राप्त होगा। अतः 6 पर घाते n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। प्रश्न नंबर 6 दिया गया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणते 11 गुणते 13 प्लस 13 और यहाँ पे 7 गुणते 6 इस प्रकार से आपको दे दिया गया है। भाज्य संख्याएं क्यों हैं, है ना। भाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होंगी, वे संख्याएं जो अपने से मतलब स्वयं के अलावा किसी और भी संख्या से विभाजित हो जाए वे सभी होती हैं भाज्य संख्याएं, है ना। यहाँ पर हमने आपको बताया गया था कि यहाँ पे अभाज्य संख्याएं केवल स्वयं से और एक से विभाजित होती हैं। वो क्या होती हैं संख्याएं, 2 होता है, 3, 5, 7, ये सब क्या है अभाज्य संख्याएं। और भाज्य संख्याएं जो 4 है यह तो स्वयं से विभाजित होगा, एक से विभाजित होगा और इसके अलावा 2 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए क्या है यह भाज्य संख्या है। 6 क्या है, यहाँ पे स्वयं मतलब 6 से विभाजित होगा, यह 6 से विभाजित होगा, 1 से विभाजित होगा और इसके अलावा 2 और 3 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। मतलब अपने और एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हुआ तो सभी हो जाएंगे भाज्य संख्याएं, और जो केवल स्वयं से विभाजित हो और एक से विभाजित हो वो सभी होती हैं अभाज्य संख्याएं, ठीक है। चलिए तो हमें यह बताना है, इसके बारे में हम लोग को व्याख्या करना है, चर्चा करना है कि यहाँ पर ये जो दोनों संख्याएं लिखी गई हैं यह दोनों भाज्य संख्याएं क्यों हैं। चलिए यही 2 संख्याएं हमें दे दी गई हैं। तो देखिए इस संख्या की हम लोग बात करें ना तो यहाँ पर यह प्लस करके दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 7 गुणते 11 गुणते 13 है और प्लस आपको 13 दे दिया गया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यह 2 पद हैं फिलहाल में, देखिए एक पद यहाँ तक है, एक यह दूसरा पद हुआ, तो इन दोनों पदों में हम लोग देख रहे हैं कि 13 उभयनिष्ठ हो जा रहा है ना। इस संख्या की हम लोग बात करें तो यहाँ पे चलिए इसको एक बार अलग से ही नोट कर देते हैं। 7 गुणते 11 गुणते 13 है और प्लस यहाँ पे 13 है। जब यहाँ पे इस संख्या में हम लोग 13 उभयनिष्ठ कर देंगे ना, इन दोनों पदों में से हमने 13 उभयनिष्ठ कर दिया तो क्या बचेगा, यहाँ पे 7 बचा, 7 गुणते 11 और प्लस यहाँ पर आपको 1 बचा हुआ है, ठीक है। तो जो भी आपको ये संख्या दी गई थे फिलहाल में यह गुणनखंड के रूप में हो गया है ना। तो यहाँ पे ये अपने से अलावा यह 13 से विभाजित है, यह जो संख्या है
ये यहाँ पे स्वयं के अलावा किसी और संख्या 13 से क्या है पूर्णतः विभाज्य है। और यहाँ पे 11 7 77 और 77 में एक जोड़ देंगे 78 हो जाएगा। तो ये संख्या 78 से विभाजित होगा। 78 का मतलब ये 2 से भी फिर विभाजित होने लगा। चलिए और इसको हल कर देते हैं। यहाँ पे 13 11 7 77 77 में एक जोड़ देंगे तो यह 78 हो जाएगा। तो यह संख्या देख रहे हैं फिर 2 से विभाजित होगा। अभाज्य गुणनखंड करके चाहें तो आप और भी इसको ज्ञात कर सकते हैं। इसका चाहें तो आप अभाज्य गुणनखंड भी कर सकते हैं। फिलहाल में हमें इतना पता चल गया ना कि यहाँ पर यह संख्या 13 से विभाजित है, 78 से विभाजित है। मतलब स्वयं के अलावा ये संख्या किसी और भी संख्या से विभाजित है। यह स्वयं के अलावा किसी और भी संख्या से विभाजित हो गया तो यह हो गया एक भाज्य संख्या। ठीक है, चाहे तो इसको हम लोग साथ में भी एक बार लिख सकते हैं। यहाँ पे 7 गुणते 11 गुणते 13 और प्लस यहाँ पे 13 था। यहाँ पर इसको हम लोग ज़्यादा गुणनखंड नहीं करते हैं, ज़्यादा हल नहीं करते हैं। बस हम लोग यहाँ पर भी हम लोग क्या कर देंगे 5 को भैनिष्ठ ले लेंगे। यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 5 है। तो यहाँ पर इन दोनों पदों में से हम लोग क्या कर देंगे, देखिए यहाँ पर ये एक पद बना प्लस यहाँ पर 5 है। तो यहाँ से हम लोग 5 यदि उभयनिष्ठ ले लेंगे तो हमें इतना पता है कि जो भी यह संख्या लिखा गया है ना, यहाँ पे गुणनखंड के रूप में लिखा गया है और यहाँ पे प्लस यहाँ पे 5 करके लिखा गया है। तो इसका जो भी गुणनफल रहेगा फिर उसका योग रहेगा, वह संख्या 5 से विभाजित होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे उसका एक गुणनखंड आपको 5 भी प्राप्त होगा, है ना, स्वयं के अलावा किसी और भी संख्या से वह विभाजित है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग केवल यही लिख देते हैं 13 गुणते 78 हो गया। तो यहाँ पर 2 से विभाजित हो जाएगा, 13 से भी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ अपने से अलावा किसी और भी संख्या से विभाजित है तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख भी देते हैं यह एक भाज्य संख्या बना, है ना। चलिए यहाँ पर भी उसी प्रकार से हम लोग कर देते हैं। यहाँ पे 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते यहाँ पे 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 है और यहाँ पे प्लस 5 है। चलिए और इसकी हम लोग बात करें तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इन दोनों पदों में से हम लोग 5 को भैनिष्ठ ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर यह हो जाएगा 5, तो यहाँ पर बचेगा 7 गुणते 6, 5 को तो भैनिष्ठ हमने ले लिया। यहाँ पे 4 बचा हुआ है और यहाँ पे 3 गुणते 2 गुणते यहाँ पर 1 बचा हुआ है और प्लस यहाँ से 5 भैनिष्ठ लेने के कारण यहाँ पर केवल 1 बचा हुआ है ना। तो यहाँ पर हमें इतना पता है कि ये जो भी संख्या है यहाँ पर यह 2 गुणनखंडों के रूप में लिख दी गई है। यह संख्या 5 से विभाजित है और यहाँ पर जो भी आप गुणनफल करके 1 जोड़ेंगे तो इससे भी विभाजित होगा, जो भी संख्या रहेगी ना। तो यहाँ पर हमें इतना पता चल गया कि ये संख्या 5 से विभाजित है और साथ साथ इसको भी आप हल कर देंगे तो उससे विभाजित रहेगी पूर्णतः। तो यहाँ पे अपने से अलावा किसी और संख्या यहाँ पर 5 से विभाजित था और यहाँ पर यह 13 से विभाजित है। 78 से भी जो भी यह संख्या रहेगा इसको आप गुणनफल करके इसमें 13 जोड़ देंगे ना तो वो 78 से विभाजित रहेगा, क्योंकि ये इसका एक गुणनखंड बन रहा है। यहाँ पर यह 5 से जो भी यह संख्या है यदि हम लोग इन सबका गुणा करके उसमें 5 जोड़ दें ना तो संख्या 5 से विभाजित होगा और साथ साथ यहाँ पे जो भी यह गुणनफल बचा हुआ है ना, गुणा कर देंगे यहाँ पे और उसमें 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे इससे भी यह संख्या पूर्णतः विभाजित होगा, क्योंकि ये गुणनखंड के रूप में है। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या ये 13 से विभाजित था ये जो संख्या थी और यहाँ पर जो संख्या है ये कम से कम 5 से तो विभाजित है ना। तो अब ये क्या बन गया, ये एक भाज्य संख्या है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 दे दिया गया, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, है ना। कोई भी वृत्ताकार मैदान है, उसका यहाँ पे सोनिया जो चक्कर लगाती है, एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है, वही रवि लेता है 12 मिनट, है ना। तो वहाँ पे वह एक ही स्थान से प्रारंभ किए हुए हैं। हमें बताना है कि पुनः यहाँ पे कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यह आप ज्ञात करेंगे यहाँ पे इन दोनों संख्याओं के एलसीएम से। यहाँ पे सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पे, जैसे मान लेते हैं फिलहाल में इसी प्रकार से कोई वृत्ताकार पथ हो गया, ठीक है, वृत्ताकार पथ हो गया और यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं वो एक ही दिशा में। यहाँ पे जो रवि है और यहाँ पे जो सोनिया है, ठीक है, यहाँ पे एक ही समय पर वह एक ही दिशा में, मान लेते हैं इसी प्रकार से वे चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो वह हमें बताना है कि यह अगली बार कब मिलेंगे, जबकि यहाँ पर रवि लेता है 12 मिनट एक चक्कर लगाने में और सोनिया लेती है यहाँ पे 18 मिनट, ठीक है, सोनिया 18 मिनट और रवि लेता है 12 मिनट। चलिए तो यहाँ पर यह आपको इस प्रकार, यदि इस प्रकार आपको प्रश्न पूछे तो आपको यहाँ पर यह दोनों मिलेंगे एलसीएम पर, ठीक है। यह एचसीएफ पर मिलेंगे नहीं, हाईएस्ट यदि इन दोनों संख्याओं का आप गुणनखंड कर दें तो यहाँ पर ये नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर यह मिलेंगे एलसीएम पर भी। इन दोनों संख्याओं को आपको एलसीएम ज्ञात करना है। लिख देते हैं, पुनः वे दोनों एलसीएम 12 और एक संख्या थी 18 पर मिलेंगे।
चलिए हम लोग ज्ञात कर लेते हैं एलसीएम 12 और 18 का। आप चाहें तो इस प्रकार से भी करके ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसी प्रकार से ज्ञात कर देते हैं। 12 और 18 का हमें सिंपल एलसीएम ज्ञात कर देना है। दो संख्याएं विवाहित है, 2 छक्का 12 और 2 नवा 18 हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पर संख्या 2 से विवाहित है, 2 तिहाई 6 हो गया। और ये तो इसी प्रकार से नोट कर देंगे। अब संख्या 3 से विवाहित है, यहाँ पे 3 एकम 3 हो गया, 3 तिहाई 9। फिर संख्या 3 से विवाहित है, 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो गया। इन सब का आपस में गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं एलसीएम, लिस्ट का मल्टीपल ही रहेगा 12 18, जो कि आपको मिला 2 गुणते 2 और 3 गुणते 3। यहाँ पे गुणा कर देंगे 3 दूना 6, और यहाँ पर भी गुणा कर देंगे 3 दूना 6, 6 में 6 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 36 मिनट, ठीक है। यहाँ पे जो कि आपको यह दोनों समय ही है ना, जो कि यह था रवि द्वारा एक चक्कर में लिया गया समय, और जो ये 18 था यह था यहाँ पे सोनिया द्वारा एक चक्कर में लिया गया समय। तो यहाँ पे पुनः वे दोनों इतना मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है। हम लिख देते हैं यहाँ पे, अतः सोनिया तथा रवि पुनः प्रारंभिक रहेगा स्थान पर यहाँ पे 36, यहाँ पे मिलेंगे नहीं, यहाँ पे मिनट रहेगा। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पे प्रारंभिक स्थान पर यहाँ पे 36 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्नावली में कुल 7 ही प्रश्न थे, 7 प्रश्न हल हो गए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।